चलिए, आप आप तमाम मित्रों को आप तमाम मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस संस्कृत के लाइव सेशन में जुड़े हैं। सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा परिचय दे दूं। मैं पंकज, टीच एक्स्ट्रा एकेडमिक्स में मैं लगभग साल भर से पढ़ाता हूं और यहाँ मैं संस्कृत और इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस में लेता हूं। तो मैं आप लोगों को आज संस्कृत ग्रामर से जुड़ी जो तमाम जानकारियां हैं उनको साझा करने जा रहा हूं। हम लोग हम लोग के मन में ये हमेशा संशय रहता है कि संस्कृत ग्रामर में कुछ ऐसी बेसिक क्या कंसेप्ट हैं जिनको हम पढ़ें ताकि मेरा जो ग्रामर है वो अच्छे तरीके से सही हो जाए। तो इसके लिए हमको थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा और रेगुलर प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करनी होगी, जिससे हम अपने संस्कृत ग्रामर को अच्छा कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे ही मेरा संस्कृत ग्रामर अच्छा होगा तो उससे हमारा लिटरेचर भी अच्छा होने लगता है। तो आज हम लोग संस्कृत ग्रामर में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे कि बेसिक कंसेप्ट एक्चुअली संस्कृत ग्रामर में क्या क्या है, और टर्म बाय टर्म मतलब एक एक स्टेप करके उनको हम लोग पहले जानेंगे कि संस्कृत में क्या क्या चीज है जो हमें जानने चाहिए। ठीक है। सबसे पहले हम लोग आज चर्चा करेंगे, वर्ण के बारे में चर्चा करते हैं कि वर्ण होता क्या है। ठीक है। संस्कृत में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि वर्ण होता क्या है और वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप समझे, भाषा की सबसे छोटी इकाई को भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है। सेकेंड टॉपिक आता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है। वर्णों के समूह को वर्णों के समूह को वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। उसके बाद संस्कृत वर्णमाला में संस्कृत वर्णमाला में वर्णों को संस्कृत वर्णमाला में वर्णों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। संस्कृत वर्णमाला में वर्णों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे फर्स्ट होता है, जितने भी संस्कृत में वर्ण होते हैं एक्चुअली उसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं और उन दोनों भागों का नाम है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो वैसे वर्ण जिनको बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है, मदद नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। तो वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की मदद नहीं लेनी पड़ती है उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, उदाहरण में लिखिएगा अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़ी उ। री होता है दो प्रकार से, एक ऐसे होता है और एक री होता है ऐसे। ये हो गया। उसके बाद री होता है
री होता है, उसके बाद होता है ए आई ओ और औ। इतने स्वर वर्ण होते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्वर वर्ण की संख्या हो जाती है 13। सेकेंड होता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में, वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण में बहुत सारा होगा, बारी बारी से समझते हैं। ठीक है, एक्चुअली व्यंजन वर्ण में बहुत सारा होता है। अंतस्थ होता है, उष्म होता है। ठीक है, बहुत सारा होता है, तो सबको बारी बारी से टर्म बाय टर्म समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि व्यंजन वर्ण में क्या होता है। फर्स्ट होता है स्पर्श व्यंजन होता है। स्पर्श वर्ण या स्पर्श व्यंजन आप कह सकते हैं। स्पर्श व्यंजन का क्या होता है? स्पर्श व्यंजन आपका क से लेकर म तक, क से स्टार्ट होता है और म तक, क से म तक अगर आप काउंट करते हैं तो ये आपका हो जाता है 25 हो जाता है स्पर्श व्यंजन में। ठीक है, सेकेंड जो आता है स्पर्श व्यंजन के बाद आता है अंतस्थ, आता है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन आता है। अंतस्थ जो आता है यह, इसमें 4 होते हैं, य, र, ल और व। ये टोटल हो गए 4। उसके बाद आता है उष्म व्यंजन, आता है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन आता है और इसकी संख्या होती है 4। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये भी हो गए 4। ठीक है, ये 4 होते हैं। एक आता है अयोगवाह। अयोगवाह, अयोगवाह किसे कहते हैं? तो वैसे वर्ण जो स्वर या व्यंजन नहीं होते हैं, जो वर्ण स्वर या व्यंजन नहीं होते हैं, जो वर्ण स्वर या व्यंजन नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, जो वर्ण स्वर या व्यंजन नहीं होते हैं तो कौन होते हैं? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे फर्स्ट आप लोग ऐसा साइन देखे होंगे अनुस्वार का, इसको बोलते हैं अनुस्वार, अनुस्वार बोलते हैं। और एक सेकेंड साइन देखे होइएगा, ऐसे डॉट 2 टाइप का रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग को हम लोग अयोगवाह की श्रेणी में डालते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को हम लोग अयोगवाह की श्रेणी में डालते हैं। आप लोग लिखते भी चलेंगे, ठीक है, लिखते चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मुझे समझाने में। तो सबसे पहले हम लोगों ने आज जाना कि वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण का समूह होता है, वर्ण का मेल होता है, उसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में जो वर्ण होता है उसको हम लोग 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, और उसका नाम है स्वरवर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वरवर्ण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है। इसमें अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़ी उ, री 2 प्रकार से। री जो है संस्कृत में ये स्वर वर्ण के अंतर्गत आता है, री, इसलिए इसको आप हमेशा दिमाग में रखेंगे। आपसे पूछेगा कि री कौन सा वर्ण है, स्वर या व्यंजन,
तो आप बताएंगे स्वर वर्ण है। उसके अलावा होता है ए, ऐ, ओ, औ। उसके बाद बारी आती है व्यंजन वर्ण की। तो वैसे वर्ण जिनके उच्चारण वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, तो वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे सपोज दैट कि आपको मान लीजिए कि क लिखना है, तो क लिखना है तो इसमें क हलंत जोड़ अ, और इसमें आपको स्वर वर्ण का मदद लेना पिया। च, च लिखना है तो च हलंत जोड़ अ। तो व्यंजन को लिखने के लिए आपको स्वर वर्ण का मदद लेना पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण। तो वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की मदद लेनी पड़ती है उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण तीन प्रकार का होता है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। क से लेकर म तक कवर्ग हो गया, चवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया, तवर्ग हो गया, पवर्ग हो गया, ये सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड हो गया अंतस्थ। अंतस्थ में चार होते हैं, य, र, ल, व। और उसमें होते हैं चार, तलाबेश, मूर्धन्स, दंस और ह। अयोग वाह क्या होता है, वैसे वर्ण जो स्वर या व्यंजन की श्रेणी में नहीं आते हैं, वैसे वर्ण जो स्वर या व्यंजन की श्रेणी में नहीं आते हैं उसे हम लोग अयोग वाह कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है दो, अनुस्वार और विसर्ग मिलाकर दो। इसको आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट कर लें फटाफट, ताकि जब मैं लिखाता हूं उसी समय आप इसको नोट करते रहें, ठीक है, क्योंकि मुझे रुकना पड़ता है बीच में। आप इसको साथ साथ नोट करते रहें। फटाफट इसको आप लोग नोट करें।
नेक्स्ट नेक्स्ट में आप लोग लिखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। वैसे व्यंजन जो वैसे व्यंजन जो दो व्यंजन वर्ण से मिलकर बने होते हैं। दो व्यंजन वर्ण से मिलकर बने होते हैं। बने होते हैं। वैसे व्यंजन जो दो व्यंजन वर्ण से मिलकर बने होते हैं उन्हें उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए फर्स्ट में देखिए छ। छ लिखा हुआ है तो छ जो है क हलंत और श हलंत इससे बना हुआ है। त्र त्र बना हुआ है त हलंत और र हलंत। तीसरा ज्ञ ज्ञ तो ज हलंत और य हलंत ज्ञ छ त्र ज्ञ। उसके बाद हो गया छ त्र ज्ञ हो गया। उसके बाद हो गया स्र स्र श हलंत और र हलंत से बनता है स्र। द्य द्य हम लोग दो प्रकार से लिख सकते हैं तो ये बनता है द हलंत और य हलंत के मिलने से। और द हलंत और ध हलंत ध। ठीक है छ त्र ज्ञ स्र द्य और द ध ये होता है। इसके अलावा और भी होते हैं जैसे कत तो क हलंत जोड़ त हलंत। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है तो वैसे व्यंजन जो दो व्यंजन वर्ण से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में क्या होगा दो व्यंजन वर्ण से मिलकर बना होगा। छ क और स के मिलने से बना है। त्र त और र के मिलने से बना है। ज्ञ ज और य के मिलने से बना है। स्र श और र के मिलने से बना है। द्य द हलंत और य द्य। द्य को आप दो प्रकार से लिख सकते हैं। द्य जो है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं द्य या ऐसे भी लिख सकते हैं द्य। दो प्रकार से आप द्य को लिख सकते हैं। उसके बाद है ध द में ध लगा रहता है तो द हलंत और ध के मिलने से बना हुआ है। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं प्र। जैसे प्र लगा हुआ है प्र तो प हलंत जो र हलंत प्र। और लास्ट में हलंत है दैट मीन्स ये आधा है। कोई भी चीज हलंत लगने का मतलब कि वह पूर्ण वर्ण नहीं है वह आधा है। अगर यहाँ पे हलंत नहीं रहता तो आप लास्ट में अ लगाते। यहाँ पे हलंत है इसलिए ये आधा है। हलंत नहीं रहता तो आप अ लगाते। तो ये हो गया आपका संयुक्त व्यंजन। ठीक है अब उसके बाद हम लोग जानते हैं कि वर्ण संयोजन किसे कहते हैं। वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन किसे कहते हैं। स्वर एवं व्यंजन वर्णों को स्वर एवं व्यंजन वर्णों को स्वर एवं व्यंजन वर्णों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को स्वर एवं व्यंजन वर्णों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। वर्ण संयोजन कहते हैं। स्वर एवं व्यंजन वर्णों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। तो वर्ण संयोजन का मतलब क्या है। संयोजन का मतलब होता है मेल। और स्वर और व्यंजन दिया हुआ है सारे वर्णों को जोड़कर आप जो नया शब्द बना देते हैं उसे ही हम लोग वर्ण संयोजन कहते हैं। ठीक है फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं
प हलंत जोड़ अ, त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ और म हलंत, ये दिया हुआ है। अब यहां पे ध्यान से आप सोचिए कि एक व्यंजन है और एक स्वर है, प हलंत और अ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प, प हो जाएगा। त हलंत और र मैंने आपको सिखाया था, त्र का होता है त हलंत और र हलंत होता है। त हलंत, र हलंत और अ, ये तीनों को आप जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा त्र। क्या हो जाएगा? त्र। और चूंकि लास्ट में म हलंत है तो जैसे का तैसे ही रह जाएगा, पत्रम। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आ श हलंत जोड़ थ हलंत जोड़ आ। अब यहां पे देखिए, यहां पे आ है तो आ का आप आ लिखेंगे। स हलंत है मतलब इसमें अ नहीं है, दैट मीन्स यह आधा है, तो आप आधा सौ लिख देंगे। और थ हलंत और आ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? था हो जाएगा, आस्था हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप वर्णों का संयोजन कर सकते हैं। तो स्वर एवं व्यंजन वर्णों को आपस में जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग वर्ण संयोजन कहते हैं। सेकेंड, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद किसी शब्द में प्रयुक्त, किसी शब्द में, किसी शब्द में प्रयुक्त स्वर एवं व्यंजन को, स्वर एवं व्यंजन को अलग करने की प्रक्रिया को, अलग करने, अलग करने की प्रक्रिया को, अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद कहते हैं। कहने का मतलब कि किसी शब्द में प्रयुक्त स्वर एवं व्यंजन को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। अब मान लीजिए कोई शब्द दिया हुआ है, अब जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है अमृत, दिया हुआ है अमृत, दिया हुआ है, इसमें हमको स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना है, तो कैसे करें? पहले अ लिखेंगे और चूंकि म में री की मात्रा है तो हम लिखेंगे म हलंत और री, मृ हो जाएगा, अमृ। और त हलंत जोड़ अ, अमृत। ठीक है, अमृत। अ जोड़ म हलंत जोड़ री जोड़ त हलंत जोड़ अ, अमृत हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि सेकेंड आपका दिया हुआ है दिव्या, दिव्या दिया हुआ है, तो पहले दी को आप अलग करेंगे, दी को, तो द हलंत जोड़ छोटी ई, द हलंत जोड़ छोटी ई, इसका मात्रा नहीं दीजिए, एक्चुअली इसको जो है द हलंत जोड़ ई लिख दीजिए, डी हो गया। व आधा है, व पूरा नहीं है, तो इसलिए व हलंत लगाएंगे। पूरा रहता तो अ लगाते, पूरा रहता तो अ लगाते, पूरा तो है नहीं, इसलिए हम आधा है तो हलंत लगा देंगे। उसके बाद य हलंत जोड़ आ, दिव्या हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं आरती का, आरती, आरती। अब आ है तो स्वर को तो अलग किया नहीं जाता है, स्वर अपने आप में पूरा रहता ही आ। र को कीजिए तो र हलंत जोड़ अ, र हो गया। अब ती को अलग करना है स्वर और व्यंजन में, तो त हलंत और जोड़ बड़ी ई, आरती। इस प्रकार से आप वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। तो किसी भी शब्द में प्रयुक्त स्वर एवं व्यंजन को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं।
अब संस्कृत में कुछ बेसिक टर्म होते हैं जिनको हम बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे कि संस्कृत में आखिर क्या क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि संस्कृत में लकार कितने होते हैं। लकार कितने होते हैं? संस्कृत में एक्चुअली 5 लकार होते हैं जिनका हम लोग अलग अलग काल में यूज करते हैं। सबसे पहले होता है लट लकार, लट लकार। सेकेंड होता है लिट लकार। थर्ड होता है लंग लकार। अंग लिख के उसमें ग लगा देते हैं, लंग लकार। अगर ऐसे लिखने में आपको दिक्कत होता है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लंग लकार, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। चौथा होता है लोट लकार और पांचवा होता है विधिलिंग। विधिलिंग, विधिलिंग। लट लकार का कहां यूज करते हैं, सबका बारी बारी से बता रहे हैं। लट लकार का हम लोग यूज करते हैं वर्तमान काल में यूज करते हैं। लट लकार का हम लोग कहां यूज करते हैं? वर्तमान काल में। लिट लकार का हम लोग यूज करते हैं भविष्यत काल में, भविष्यत काल में यूज करते हैं। लंग लकार का हम लोग यूज करते हैं भूतकाल में यूज करते हैं, भूतकाल में हम लोग यूज करते हैं। लोट लकार का यूज करते हैं आज्ञा या आदेशवाचक शब्द, आज्ञा या आदेशवाचक शब्दों के साथ हम लोग लोट लकार का यूज करते हैं। और विधि लिंग का यूज करते हैं चाहिए अर्थ में, चाहिए अर्थ में हम लोग विधि लिंग का यूज करते हैं, चाहिए अर्थ में। ये 5 लकार होते हैं संस्कृत में, हम लोग इन्हीं लकारों का यूज करते हैं। लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधि लिंग। पहले टर्म समझते हैं क्या क्या होते हैं। लकार होते हैं, लकार के बाद क्या होता है? लिंग जानते हैं। संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उसे हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा बालक, बालक, अश्व, गज, देव, नर, स, ये सब पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग शब्दों में जनरली विसर्ग का प्रयोग होता है। स्त्रीलिंग शब्द में क्या हो गया? बालिका हो गया, लता हो गया, अश्वा हो गया, रमा हो गया, शिक्षिका हो गया, शिक्षिका, शिक्षिका और सा। जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उसमें जनरली आ की मात्रा होती है। बालिका, लता, रमा, अश्वा, पाचिका, महिला, शिक्षिका, उसमें आ शब्द होते हैं। और जनरली जो नपुंसक लिंग शब्द होते हैं जैसे पुस्तकम, पुस्तकम, पत्रम, वस्त्रम, फलम, गृहम। नपुंसक लिंग शब्दों में म हलंत लास्ट में रहता है। पुस्तकम, पत्रम, वस्त्रम, फलम, गृहम। ठीक है, ये सब नपुंसक लिंग शब्द होते हैं। तो 3 प्रकार के संस्कृत में शब्द होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उसे हम लोग पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उसे हम लोग स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों से न तो पुरुष जाति का पता चलता है और न ही स्त्री जाति का पता चलता है उसे हम लोग नपुंसक लिंग के श्रेणी में डालते हैं। जैसे पुस्तकम किताब, पत्रम पत्ता, वस्त्रम वस्त्र या कपड़ा, फलम फल और गृहम मतलब घर। ये सब नपुंसक लिंग शब्द होते हैं। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, पुरुष। फर्स्ट होता है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। सेकेंड होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और थर्ड होता है उत्तम पुरुष, उत्तम, उत्तम पुरुष। पर्सन इंग्लिश में आप लोग पढ़े होइएगा, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन।
तो इंग्लिश के यहाँ अपोजिट होता है, इंग्लिश का जो थर्ड पर्सन होता है वह संस्कृत का फर्स्ट पर्सन होता है। मतलब जिसके बारे में बात की जाए, इंग्लिश का जो थर्ड पर्सन होता है कि जिसके बारे में बात की जाए वह इंग्लिश का थर्ड पर्सन होता है और संस्कृत का यहाँ फर्स्ट पर्सन होता है। तो प्रथम पुरुष में यहाँ आता है, कौन कौन आता है? प्रथम पुरुष में बहुत सारे शब्द आते हैं, जनरली हम समझने के लिए लिख रहे हैं शह, तौ और ते, शह तौ ते। और भी लिख सकते हैं, बालकः लिख सकते हैं, बालकौ लिख सकते हैं, बालका। मतलब जिसके बारे में चर्चा किया है वे सब प्रथम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में क्या होता है? मध्यम पुरुष में क्या होता है? सुनने वाला, सुनने वाला जो होता है वो मध्यम पुरुष में होता है। इसमें जनरली आता है त्वम, युवाम और यूयम, ये तीन आते हैं मध्यम पुरुष में। और लास्ट हो गया उत्तम पुरुष, जो बोलने वाला है, जो स्पीकर है, जो अपने बारे में बात कर रहा है, वह आता है उत्तम पुरुष में। और इसका एग्जाम्पल होता है अहम, अहम, आवाम और वयम, अहम, आवाम और वयम। तो संस्कृत में तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इंग्लिश के अपोजिट होता है। अगर आप कहिएगा तो इंग्लिश का भी हम एक चार्ट यहां पे बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। एक तरफ है आपका सिंगुलर, सिंगुलर, और एक तरफ है आपका प्लूरल। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी आता है, सेकेंड पर्सन में आता है यू, तुम और यू, तुम लोग। थर्ड पर्सन में आता है ही आता है, सी आता है, इट आता है और कोई भी सिंगुलर नेम आता है। और यहां प्लूरल में दे आता है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन में क्या है? यहां फर्स्ट पर्सन में बोलने वाला है, सेकेंड पर्सन में कौन है? सुनने वाला है, और थर्ड पर्सन में कौन है? जिसके बारे में बात की जा रही है। तो ये इंग्लिश का जो थर्ड पर्सन होता है वो संस्कृत का फर्स्ट पर्सन होता है, और इंग्लिश का जो फर्स्ट पर्सन होता है वो संस्कृत का थर्ड पर्सन होता है, और इंग्लिश का जो सेकेंड पर्सन होता है वो संस्कृत का है सेकेंड पर्सन ही होता है। ठीक है। तो इंग्लिश में जिस प्रकार से आपके 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सब्जेक्ट होते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत में 9 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। लिंग पुरुष के बाद वचन, वचन, वचन क्या होता है? जैसे हिंदी में आप लोग पढ़े होइएगा कि 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, उसी प्रकार से संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, सेकेंड हो गया द्विवचन, और थर्ड हो गया बहुवचन, बहुवचन। अब एक पुल्लिंग का शब्द लेते हैं और उसके द्वारा समझते हैं। अब पुल्लिंग का एक शब्द लेते हैं बालकः। बालकः जो है एक वचन में है, बालकः का मतलब होता है एक लड़का, और बालकौ, बालकौ का मतलब होता है 2 लड़के। तो 2 लड़के हुआ तो जिससे वैसा नंबर जिससे एक का पता चलेगा तो वही एक वचन में आएगा, और वैसा संख्या जिससे दो व्यक्ति या वस्तु का पता चलेगा वह द्विवचन में आएगा, और वैसा संख्या जिससे 2 से अधिक पता चलेगा तो बहुवचन में आएगा। बालकः मतलब एक लड़के, बालकौ मतलब 2 लड़के, और बालकः मतलब अनेक लड़के। उसी प्रकार से एक स्त्रीलिंग का शब्द लेते हैं बालिका। बालिका मतलब एक लड़की, बालिके, बालिके मतलब 2 लड़कियां, और बालिका, बालिका मतलब अनेक लड़कियां। तो ये मैंने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का अलग, ये मैंने पुल्लिंग का शब्द लिया, ये स्त्रीलिंग का शब्द है, ये पुल्लिंग का शब्द है, ये स्त्रीलिंग का शब्द है। और एक नपुंसक लिंग का लेते हैं फलम। फलम एक वचन में है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि फलम किस वचन में है तो एक वचन। फलम का मतलब होता है एक फल, और फले, फले का मतलब होता है 2 फल, और फलानी का मतलब होता है अनेक फल, फलानी। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन का मतलब जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का पता चले, द्विवचन जिससे 2 व्यक्ति या वस्तुओं का पता चले, और बहुवचन जिससे 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु का पता चले, उसे हम लोग बहुवचन में होना समझा जाता है। तो संस्कृत में ये 3 वचन होते हैं। तो लिंग पुरुष, लकार हो गया, लिंग हो गया, पुरुष हो गया, वचन हो गया। उसके बाद अब हम लोग आते हैं कर्ता के रूप।
कर्ता के रूप। संस्कृत में कर्ता कितने होते हैं? कर्ता, कर्ता का मतलब होता है काम को करने वाला। जो काम को करता है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसे हम लोग कर्ता कहते हैं। तो संस्कृत में कितने कर्ता होते हैं जो विभिन्न कार्यों को करने का काम करते हैं? सबसे पहले हम ऊपर में लिखेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और यहां पे लिखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, लिख लेंगे। अब यहां पे लिखते हैं कर्ता कौन कौन होते हैं। सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। ये नाइन कर्ता होते हैं। टोटल आप काउंट करेंगे तो कितने हो जाएगा? 9। ये 9 कर्ता के रूप होते हैं जो किसी भी कार्य का संपादन करते हैं। और आप कहिएगा सर एक मिनट के लिए कि ये 9 कर्ता होता है तो बाकी और भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के शब्द कहां जाते हैं? उनका जगह कहां होता है? चलिए मैं बारी बारी से समझाता हूं। पहले मैं पुल्लिंग का समझाता हूं, फिर स्त्रीलिंग का समझाता हूं, फिर नपुंसक लिंग का बताता हूं। अब मान लीजिए कि आरती मुझसे सवाल करेगी कि सर आपने तो बताया कि ये 9 ही सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें अगर मान लीजिए एक लड़का आया बालका, तो बालका का प्लेस कहां होगा? तो बालका का प्लेस होगा सह के जगह पर। बालका का प्लेस कहां होगा? सह के जगह पर, क्योंकि बालका जो है वह एक वचन में है, इसलिए उसका प्लेस होगा प्रथम पुरुष एक वचन। फिर हमसे दिव्या सवाल करेगी सर बालकऊ का प्लेस कहां होगा? तो बालकऊ का प्लेस होगा प्रथम पुरुष द्विवचन। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बालकऊ कहां पे है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन में है। फिर आस्था हमसे पूछेगी सर बालका अनेक लड़के, बालका का प्लेस कहां है? तो प्रथम पुरुष बहुवचन। तो जिस प्रकार से पुल्लिंग शब्द प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में आते हैं, उसी प्रकार से स्त्रीलिंग शब्द भी यहीं पे आएंगे। बालिका का प्लेस होगा सह के जगह पर, बालिके का प्लेस होगा तौ के जगह पर, और बालिका का प्लेस होगा ते के जगह पर स्त्रीलिंग का। नपुंसक लिंग का इसी प्रकार से होगा। फलम का प्लेस होगा सह के जगह पर, और फले का प्लेस होगा तौ के जगह पर, और फलानी का प्लेस होगा ते के जगह पर। तो सह तौ ते अपने अलावा और भी शब्दों को अपने जगह पर बैठाने का कार्य करते हैं। दैट मीन्स वे अपना प्लेस देते हैं। इसलिए जो भी किसी भी लिंग का कोई भी वचन आएगा, एक वचन का आएगा वह सह के जगह पर, द्विवचन का रहेगा तौ के जगह पर, और बहुवचन का रहेगा ते के जगह पर। चलिए आरती बताएगी बालिका का प्लेस कहां है। बालिका का प्लेस कहां है? बालिका कहां पे है? प्रथम पुरुष एक वचन में है या प्रथम पुरुष द्विवचन में है? बालिका आरती बताएगी। दिव्या बताएगी बालिका का प्लेस कहां है? प्रथम पुरुष एक वचन या प्रथम पुरुष द्विवचन? एक वचन। आस्था बताएगी बालिका मतलब अनेक लड़कियां, तो इसका प्लेस क्या होगा? प्रथम पुरुष एक वचन या प्रथम पुरुष बहुवचन? प्रथम पुरुष बहुवचन। अमृत बताएगा बालकऊ मतलब दो लड़के, तो दो लड़के का प्रथम पुरुष एक वचन में होगा या प्रथम पुरुष द्विवचन में होगा? प्रथम पुरुष द्विवचन में इसका प्लेस होगा। बालकऊ का प्लेस क्या हुआ? प्रथम पुरुष द्विवचन। दिव्या बताएगी फलानी का प्लेस क्या होगा? वेरी गुड। दिव्या ही बताएगी कि ये अश्वऊ का प्लेस कहां होगा? प्रथम पुरुष द्विवचन। ठीक है। आस्था बताएगी अश्वाह का प्लेस क्या होगा? प्रथम पुरुष बहुवचन। आरती बताएगी महिला मतलब एक औरत, महिला का प्लेस क्या होगा? प्रथम पुरुष। वेरी गुड। तो कोई भी लिंग का, वह पुल्लिंग का हो, स्त्रीलिंग का हो या नपुंसक लिंग का हो, तो उसका प्लेस कहां होगा? प्रथम पुरुष में ही होगा, उसके वचन के अनुसार। तो ये टोटल 9 सब्जेक्ट होते हैं। अब इसके अर्थ जानते हैं। कर्ता के अर्थ, ये अर्थ क्या क्या होता है? संस्कृत में तो जान गए, अब इसका अर्थ क्या होता है? सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। दिव्या बताएगी सह मीन्स क्या होता है?
वाह। आरती बताएगी तो मीन्स क्या होता है? वे दोनों। आस्था बताएगी ते मीन्स क्या होता है? वे सब या वे लोग। वे सब या वे लोग दोनों आप बोल सकते हैं, वे सब या वे लोग। अमृत बताएगा त्वम का क्या होगा? तुम। युवाम का क्या होगा? तुम दोनों। और यूयम का मतलब होगा तुम सब या तुम लोग। तुम सब या तुम लोग। अहम का होगा मैं। आवाम का होगा हम दोनों। हम दोनों। और वयम का होगा हम लोग। वयम का क्या होगा? हम लोग। तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि कोई भी शब्द दिया रहेगा तो उसका हम पर्सन बता सकते हैं कि वो किस जगह पे है। अगर आपसे कोई पूछता है कि अहम का प्लेस क्या है, तो अहम का प्लेस है उत्तम पुरुष एक वचन। युवाम का प्लेस क्या है? तो मध्यम पुरुष द्विवचन। इस प्रकार आप किसी भी शब्द का उसका पुरुष और वचन आप बता सकते हैं। ठीक है। तो अभी तक हम लोग पढ़े लकार पढ़े, लिंग पढ़े, पुरुष पढ़े, वचन पढ़े और कर्ता के रूप पढ़े। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं धातु किसे कहते हैं? धातु। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि धातु किसे कहते हैं। क्रिया के क्रिया के मूल रूप को क्रिया के मूल रूप को क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पठ, पठ, गम, लिख, लिख, खाद, खाद, धाव, वद, हंस, नम, अस्था, पा, दृश्य इत्यादि। कहने का मतलब कि क्रिया का जो बेस फॉर्म होता है, क्रिया का जो मूल रूप होता है, उसको हम लोग धातु कहते हैं। तो संस्कृत में मुझे हम लोग को धातु रूप याद करना पड़ता है अलग अलग लकार के अनुसार। तो धातु अगर आपसे पूछे कि धातु किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पठ, गम, लिख, खाद, धाव, वद, हस, अस्था, पा, दृश्य, इस, ये सब क्या है? धातु रूप। ठीक है। अब इसमें जो सबसे पहले लकार में हम लोग पढ़े थे लट लकार। तो लट लकार का एक सूत्र होता है, जो सूत्र आप लोग को जानना चाहिए। लट लकार का सूत्र पहले ऊपर में लिख लेते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष।
लट लकार का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है ती तह अंति शी ह और थ, आमी आमी आव आव और आम। ये लट लकार का सूत्र हुआ जो आपको आना चाहिए। जब तक आपको सूत्र याद नहीं होगा, 5 मिनट। लट लकार का सूत्र होता है ती त अंति सी थ थ आमी आवा आमा। अगर आपको सूत्र याद होगा तो आप किसी भी धातु को लट लकार में लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे पठ धातु लिखना है, पठ धातु लिखना है लट लकार में, लट लकार में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, फिर से वैसे ही लिखेंगे, एक वचन द्विवचन और बहुवचन, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। फिर से लिखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में क्या हो जाएगा, पठती पठतः, पठती पठतः और पठंती, पठसी पठथः पठत पठथ पठत, पठामी पठामी पठावह और पठामा। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप किसी भी धातु को लट लकार में लिख सकते हैं, पठती पठता पठंती पठसी पठता पठत पठामी पठावा पठामा। गम धातु लिखना है तो गच्छती गस्ता गच्छन्ति गच्छसी गस्ता गच्छत गच्छामी गच्छावा गच्छामा। लिख धातु लिखना है तो लिखती लिखता लिखंती लिखसी लिखता लिखत लिखामी लिखावा लिखामा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोगों ने आज जाना लट लकार के बारे में। अब इस पर आधारित कुछ साधारण वाक्यों को संस्कृत में कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि दिया रहेगा कि वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, तो वह पढ़ती है तो लड़की है, तो लड़की के लिए हम लोग यहां क्या लिखते हैं, सा। और चूंकि सा का प्लेस है प्रथम पुरुष एक वचन में, तो इसलिए यहां पे हम लगाएंगे प्रथम पुरुष एक वचन का क्रिया लेंगे, सा पढ़ती। अगर यहीं पे रहेगा कि वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों का पुल्लिंग में अगर हम लोग लेते हैं तो तऊ होगा, पुल्लिंग में अगर लेते हैं तो तऊ होगा, और स्त्रीलिंग में लेते हैं तो ते होगा, सा ते ता दोनों लिख सकते हैं। ते पठतः, क्योंकि एक हो गया पुल्लिंग का और एक हो गया स्त्रीलिंग का। अगर यहां पे अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो हम दोनों लिखेंगे, दोनों सही होगा, तऊ पढ़ता भी होगा या ते पढ़ते भी होगा। अगर यहीं पे रहेगा वे सब पढ़ते हैं, अब मुझे पता नहीं है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, वे सब पढ़ते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, साते। तो पुल्लिंग का ते भी लिख सकते हैं और स्त्रीलिंग का ताह भी लिख सकते हैं, ते या ता पठंती। क्योंकि मुझे पता नहीं है कि वहां पे लड़के पढ़ रहे हैं या लड़कियां पढ़ रही हैं, तो हम ते पठंती लिखते हैं तो भी सही है, ताह पठंती लिखते हैं तो भी सही है। ते लिखते हैं पुल्लिंग के लिए और ताह लिखेंगे स्त्रीलिंग के लिए, ये ताह स्त्रीलिंग के लिए लिखेंगे। सपोज दैट रहेगा कि मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो मैं का अहम लिखेंगे, अहम। और अहम जो है वह उत्तम, अहम का प्लेस कहां है, अहम का प्लेस आता है उत्तम पुरुष एक वचन में, तो हम क्रिया भी लेंगे उत्तम पुरुष एक वचन का, तो अहम पठामी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे रहेगा दिव्या और आस्था पढ़ते हैं, दिव्या और आस्था, दिव्या और आस्था पढ़ते हैं। अब यहां पे दो है, दिव्या है और आस्था है, तो हम पहले दिव्या लिखेंगे, और का होता है च और आस्था लिखेंगे। और चूंकि यह दिव्या और आस्था द्विवचन में है, इसलिए हम यहां पे क्रिया लेंगे द्विवचन का, तो द्विवचन में क्या आता है, पठता आता है, तो यहां पे लिखेंगे पठता, दिव्या च आस्था पठता, दिव्या और आस्था पढ़ते हैं। अब मान लीजिए यहीं पे रहेगा दिव्या आस्था और आरती, दिव्या आस्था और आरती पढ़ती हैं, पढ़ते हैं या पढ़ती हैं, ठीक है। दिव्या
दिव्या, आस्था, च, आरती। चूंकि यह बहुवचन का हो गया, दो से ज्यादा हो गया, इसलिए हम यहां पे क्रिया लेंगे बहुवचन का, इसलिए यहां पे लिखेंगे पठन्ति। संस्कृत में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होता है, कर्ता जिस पुरुष और वचन में हो, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन में होगी। ये संस्कृत का सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है। इसलिए कर्ता के अनुसार ही हमेशा क्रिया का चयन करें। कर्ता अगर एक वचन का रहेगा तो एक वचन का लें, कर्ता अगर द्विवचन का रहेगा तो क्रिया द्विवचन का लें, कर्ता अगर बहुवचन का रहेगा तो क्रिया बहुवचन का लें। ये संस्कृत का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप दिमाग में नोट कर लेंगे। चलिए, आज का क्लास यही समाप्त होता है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।